हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर भारी बारिश, 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी। इस वर्ष मानसून के बाद भी झारखंड में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर राज्य में मौसम करवट लेने वाला है, जिससे किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने 24 और 25 सितंबर को राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 25 सितंबर को खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 26 सितंबर को पूरे राज्य में मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव का असर झारखंड में भी दिख सकता है, जिसके कारण अगले 48 घंटों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश का असर इस दौरान सबसे अधिक कोल्हान क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। जीएसटी की नई दर से बाजारों में लौटी रौनक, आम उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं से लेकर सस्ते हुए वाहन। जीएसटी दरों में हुए बदलाव से बाजारों में रौनक लौटाई है। नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुई इस कटौती से आम उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर मोटर गाड़ियों के दामों में कमी आने लगी है। बड़े बड़े मॉल ने उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में जीएसटी की नए दर के अनुसार तय कर बिक्री शुरू कर दी है। हालांकि छोटे और मंझुले दुकानदार धीरे धीरे इसे लागू करने में लगे हैं। इन सब के बीच रसोई में होने वाले इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरण से लेकर गाड़ियों तक के लगभग 400 वस्तुएं जीएसटी कटौती के कारण सस्ती हुई हैं। जिन प्रमुख उत्पादों के दाम में कमी आई है उसमें घी, पनीर, मक्खन, सूखे मेवे, कॉफी, आइसक्रीम, टीवी, टू व्हीलर्स और होटल के कमरों के किराए में कमी के साथ साथ कार के दाम में भी कमी आई है। जीएसटी में कटौती के बाद टीवी के दाम में 2500 से 60,000 रुपए तक की कमी देखी जा रही है। अलग अलग मॉडल पर दाम के अनुसार लगने वाले जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ आम उपभोक्ता को मिलने लगा है। इसी तरह से दोपहिया वाहन से लेकर कार के दामों में कमी आई है। देवघर में दिन दहाड़े अपराधियों ने बैंक में की डकैती, कर्मचारियों को बंधक बनाकर की लूट। देवघर जिले में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना मधुपुर इलाके की है, जहां एचडीएफसी बैंक की एक ब्रांच में घुसकर लूट की गई है। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया, फिर बैंक में लूटपाट शुरू की। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 6 अपराधियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने न केवल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, बल्कि नकदी और सोने चांदी के जेवरात भी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरे शहर और बाहरी इलाकों में नाकाबंदी कर दी है। मधुपुर आने जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए बैंक के अंदर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक लूटी गई कुल राशि का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने मधुपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और शहरवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं बैंक में मौजूद ग्राहकों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगभग 5 से 6 की संख्या में अपराधी बैंक में घुसे थे। उनके पास हथियार था। उन्होंने बैंक मैनेजर को बंधक बना लिया। उसके बाद नकदी और जेवरात लूटने लगे। बैंक कर्मचारियों के अनुसार अपराधियों ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी की लूट की है। हालांकि पुलिस ने लूट की राशि का खुलासा नहीं किया है। हजारीबाग में बड़ा हादसा, डैम में डूबने से 2 भाइयों की मौत। हजारीबाग जिले के बरही में दिल दहलाने वाली घटना घटी है, जहां 2 चचेरे भाई की मौत चेक डैम में डूबने से हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम सा माहौल है। बताया जाता है कि रविवार को गांव के बच्चे खेलते खेलते चेक डैम तक पहुंच गए, जिसमें 2 भाई डैम में डूब गए और उनकी मौत हो गई। ये घटना दुलमाहा पंचायत के सिंहपुर ओरिया गांव की है। मृतक की पहचान कुश कुमार और श्रेयांश कुमार के रूप में हुई है। दोनों चचेरे भाई थे और एक ही परिवार से थे। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। चेक डैम पर मौजूद अन्य 2 बच्चों ने जैसे तैसे शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और दोनों बच्चों को बाहर निकालकर बरही अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामगढ़ में बस ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर, ट्रक ड्राइवर की स्थिति नाजुक। रामगढ़ जिले में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जोरदार टक्कर के कारण बस में बैठे करीब 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। इसके साथ ही टक्कर की वजह से ट्रक चालक बुरी तरह फंस गया, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और फिर उसे सदर अस्पताल भेजा गया।
जानकारी के मुताबिक हादसा रामगढ़ बोकारो मार्ग के छत्तर मांडू के पास हुआ है। बोकारो से रामगढ़ की ओर से जा रही बस ट्रक से टकरा गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क दुर्घटना में कई यात्रियों के साथ साथ चालक समेत बस कंडक्टर घायल हुए हैं। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रक में फंसे घायल चालक को निकाला गया। हालांकि ड्राइवर की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। इधर सड़क दुर्घटना की वजह से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसकी वजह से पुलिस को जाम हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक ट्रक में कोयला लदा हुआ था, जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने में देरी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना काफी भीषण थी। जोरदार आवाज के साथ दोनों गाड़ियां आमने सामने भिड़ गई थीं। लोगों के द्वारा शीशा तोड़कर किसी तरह बस में सवार यात्रियों और उसके चालक और बस कंडक्टर को निकालकर सदर अस्पताल भेजा गया है। कुड़मी आंदोलन के विरोध में आदिवासी संगठन गोलबंद राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। एसटी दर्जा की मांग कर रहे कुड़मी समाज के आंदोलन के खिलाफ आदिवासी संगठन गोलबंद हो रहे हैं। सोमवार को आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सदस्यीय आदिवासी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि कुड़मी समाज की मांग क्यों बेबुनियाद है। साथ ही आंदोलन की वजह से हुई आर्थिक क्षति की वसूली का भी सुझाव दिया। आदिवासी संगठनों ने झारखंड जनजाति शोध संस्थान यानी TRI के साल 2004 के प्रथम शोध पत्र का हवाला देकर कुड़मी समाज के दावे को आधारहीन बताया है। शोध पत्र एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक काका कालेलकर कमेटी 1955 और लोकुर कमेटी 1965 के मापदंडों के आधार पर ही भारतीय संसद के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की विधानसभाओं में कई बार मांग उठाए जाने और अनुशंसा पर संवैधानिक संस्थानों के स्तर पर प्रस्ताव निरस्त किए जाते रहे हैं। ज्ञापन में कई तथ्य अटैच किए गए हैं। इनमें कुड़मी समाज के लेखक इंद्रदेव सिंह द्वारा लिखित कूर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास, KS सिंह की ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर संथाल परगना 1910 की जनगणना, कुर्मी क्षत्रिय हिंदू सेंसस रिपोर्ट 1921, साल 2021 को मुख्यमंत्री को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से प्रेषित पत्र की कॉपी दी है। त्योहार में रांची रेल मंडल चलाएगा 14 स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। आगामी त्योहार सीजन को देखते हुए रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों के दौरान भारी भीड़ का अनुमान है। ऐसे में रेल प्रशासन ने न सिर्फ अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, बल्कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को लेकर भी ठोस कदम उठाए हैं। रांची रेल मंडल की सीनियर DCM शुचि सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार रांची रेल मंडल से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी वजह से रेल प्रशासन पहले से ही तैयारी में जुट गया है। त्योहार के दौरान यात्रियों की सबसे अधिक मांग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए रहती है। इसी को देखते हुए मंडल ने कुल 14 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें अधिकांश ट्रेनें पटना, गया, दरभंगा, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर जैसे गंतव्यों के लिए चलाई जाएंगी। इन स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे त्योहार सीजन में टिकट पहले से बुक कर लें और बिना टिकट यात्रा न करें। इसके अलावा यात्रियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों या सुरक्षा बल को देने के लिए कहा गया है। नवरात्रि पर गंगा स्नान कर लौट रही कार खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसकी वजह से कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। घटना महागामा एकचारी मुख्य मार्ग के ग्राम शीतल के पास हुई। मृतकों में महागामा के ऊर्जा नगर निवासी जोगिंदर यादव, उनकी पत्नी बिंदेश्वरी देवी और कौशल्या देवी शामिल हैं। नवरात्रि को लेकर पहले दिन कलश स्थापना के लिए कहल गांव के गंगा घाट से जल लेकर लौटते समय ये हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, महागामा थाना और हनवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव और गाड़ी को जेसीबी की माध्यम से खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, जबकि मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नवरात्रि के पहले दिन इस हादसे ने उत्सवी माहौल को मातम में बदल दिया है। परिजनों के मुताबिक घर में नवरात्र को लेकर उत्साह था, सभी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये अनहोनी हो गई। रांची में पुलिस के गश्ती दल पर फायरिंग, हवलदार घायल।
राजधानी में अपराधी लगातार दुस्साहस दिखा रहे हैं। ताज़ा मामला रांची के खलारी इलाके का है। यहां रात के समय गश्त कर रहे जवानों पर मास्क लगाए अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में खलारी थाना के एक हवलदार घायल हो गए हैं। पुलिस पर फायरिंग की वारदात रविवार की देर रात को अंजाम दी गई। गोलीबारी में झारखंड पुलिस के हवलदार राम शरीक शर्मा घायल हो गए हैं। हवलदार के पांव में गोली लगी है और उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में खलारी थाना प्रभारी जयदेव टोप्पो ने बताया कि रविवार की देर रात पुलिस की एक पार्टी नियमित गश्त पर थी। फायरिंग की वजह से पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई। एक गोली हवलदार को लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद बाकी पुलिसकर्मी उसे देखने लगे। इसी का फायदा उठाकर गोलीबारी करने वाले अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस वालों के द्वारा कुछ देर उनका पीछा भी किया गया, लेकिन वे फरार होने में कामयाब हो गए। जामताड़ा आवास पर इरफान अंसारी ने महिला बुजुर्गों के बीच वस्त्र वितरित किया। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने जामताड़ा स्थित आवास पर 40,000 महिलाओं को साड़ी और सूट तथा 4,000 बुजुर्गों के बीच धोती का वितरण किया। इरफान अंसारी ने कहा कि इस परंपरा की शुरुआत उनके पिता ने 25 वर्ष पहले की थी। उसी परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्गा पूजा हो, सोहराय हो, ईद हो या ठंड का मौसम, वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच वस्त्र, साड़ी और कंबल का वितरण करते रहते हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि ये दिन मेरे लिए बहुत भावुक और ऐतिहासिक है। ये आयोजन मेरे लिए रस्म नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उनकी प्राथमिकता में राजनीति से ऊपर जनता का विश्वास और राज्य का विकास है। टाटा जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप, कोई हताहत नहीं। नई दिल्ली हावड़ा वाया पटना रेलखंड पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब बक्सर से टाटा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं उठने लगा। ये घटना जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच काशीटांड हॉल्ट के पास हुई, जहां ट्रेन के इंजन से तीसरी बोगी में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। धुआं उठते ही कई यात्री घबराकर चलती ट्रेन से कूद पड़े और इधर उधर भागने लगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार डाउन ट्रेन के ब्रेक बेंडिंग होने के कारण यह धुआं निकला और आग लग गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन को तत्काल रोक दिया गया। मौके पर तैनात रेलवे कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर की मदद से तुरंत आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक यात्रियों में जान बचाने की होड़ लग चुकी थी और कई लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से उतर गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हालात सामान्य हुए और ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। पाकुड़ में निर्धारित रेट से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत पर डीसी ने शराब दुकानों का किया औचक निरीक्षण। उपायुक्त मनीष कुमार ने उत्पाद विभाग के अंतर्गत संचालित शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित रेट से अधिक मूल्य वसूले जाने की मिल रही शिकायतों के आधार पर किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने दुकानों पर रेट लिस्ट की उपलब्धता, बिलिंग व्यवस्था और साफ सफाई की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि न वसूली जाए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से दुकानों की निगरानी करें और उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को उनका अधिकार दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, दिल्ली में झारखंड के यूपीएससी छात्रों के लिए छात्रावास बनाएगी सरकार। झारखंड सरकार राज्य के उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसकी घोषणा राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने की। मंत्री लिंडा रांची स्थित संत जेवियर्स कॉलेज में ट्राइबल सोसाइटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह निर्णय मीणा समुदाय की पहल से प्रेरित होकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मीणा समुदाय के अधिकारियों ने दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में अपने समाज के छात्रों के लिए एक भवन का निर्माण कराया है, जिससे प्रेरणा लेकर झारखंड सरकार ने भी ये कदम उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के युवाओं को अधिक संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जैसी शीर्ष सेवाओं में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के विकास की दिशा तय करने में मंत्रियों के साथ साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें और शिक्षा के माध्यम से अपनी क्षमता का विकास करें। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पूर्व डीसी छवि रंजन की बेल पर 10 अक्टूबर को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से ईडी ने मांगा समय। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार करते लिया।
न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 अक्टूबर की निर्धारित की है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लैंड स्कैम के आरोपी रांची की पूर्व डीसी छवि रंजन ने अपनी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। 6 अगस्त को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। जिस मामले में उन्होंने बेल मांगी है वो रांची के बड़गांव अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा केस है। इस केस में रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष आरोपी हैं। रामगढ़ में कुड़मी आंदोलन के खिलाफ आदिवासी समाज का विरोध मार्च 24 को, 22 को बाइक रैली। बरकाकाना स्थित सीसीएल मैदान नया नगर में आदिवासी सेवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गोविंद बेदिया ने की और संचालन पंचदेव करमाली ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से कुड़मी या महतो को एसटी में शामिल किए जाने की मांग का विरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि कुड़मी आंदोलन के खिलाफ 22 सितंबर को रामगढ़ में बाइक रैली निकाली गई। वहीं 24 सितंबर को आदिवासी समाज जिला स्तरीय विरोध मार्च निकालेगा। जिले के सभी प्रखंडों और गांवों से आदिवासी समाज के लोग रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में एकत्रित होंगे। वहां से रामगढ़ उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद और पंचायत चुनावों में आदिवासी समाज कुड़मी महतो समुदाय के किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देगा और उनका बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि क्षेत्र में आयोजित किसी भी त्योहार या सामाजिक कार्यक्रम में इन समुदायों के लोगों को मुख्य अतिथि या अतिथि नहीं बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुदेश महतो को कोर्टशिला जाने से रोका। पश्चिम बंगाल के झालदा में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो को पुलिस ने कोर्टशिला जाने से रोक दिया। वो अपने दल के प्रतिनिधि मंडल के साथ वहां उन लोगों से मिलने जा रहे थे जो कुड़मी समाज के एसटी यानी आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में घायल हुए थे। प्रतिनिधि मंडल में सुदेश महतो के साथ पूर्व विधायक लंबोदर महतो, ईचागढ़ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हरिलाल महतो और पार्टी के महासचिव संजय मेहता भी शामिल थे। कोटशिला क्षेत्र में हुए हिंसक आंदोलन में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और सुदेश महतो और उनका दल वहां के पीड़ितों से मिलकर उनके हालचाल जानने के लिए गए थे। जैसे ही वे मार्ग पर आगे बढ़े, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और यात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं दी। इस मामले पर पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने पुरुलिया के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं सहन करेंगे, कोटशिला जाने की अनुमति दी जाए ताकि पीड़ितों से मिल सकें। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुदेश महतो को कोटशिला तक जाने की अनुमति दी, लेकिन पीड़ितों के गांव में प्रवेश करने से उन्हें रोक दिया गया। आजसू पार्टी ने प्रशासन से अपील की है कि इस हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा कि पुलिस को किसी भी आंदोलनकारी पर दमनकारी कार्यवाही करने से बचना चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गांव में प्रवेश करके स्थानीय लोगों के साथ ज्यादती की, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कोल इंडिया कर्मियों के बोनस पर होने वाली बैठक पर लगाई रोक। कोल इंडिया लिमिटेड में लगभग 2,20,000 कर्मचारियों के बोनस पर होने वाली बैठक टल गई है। ये बैठक 22 सितंबर यानी सोमवार को होनी थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के डबल बेंच ने बोनस पर होने वाली बैठक पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये बैठक दिल्ली में होनी थी, जिसमें HMS, BMS, एटक और C2 के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे। अब सबकी नजरें कोल मंत्रालय और कोल इंडिया पर हैं। वे बोनस के मुद्दे पर क्या निर्णय लेते हैं और अंतरिम भुगतान कर मजदूरों को पूजा में राहत देने की कोशिश करते हैं या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कोल इंडिया कर्मचारियों को इस साल 1 लाख से अधिक बोनस मिलने की उम्मीद है। पिछले साल कर्मचारियों को 93,750 रुपए बोनस मिला था। दुर्गा पूजा उत्सव से पहले बोनस मिलने की उम्मीद में कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है। रांची के पिठोरिया में मवेशियों से भरे 2 कंटेनर जब्त। रांची पुलिस ने पिठोरिया थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग कंटेनर वाहनों से कुल 60 मवेशियों को जब्त किया है। इन वाहनों में मवेशियों को बेहद क्रूरतापूर्वक और क्षमता से अधिक संख्या में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 21 सितंबर की रात को एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवे और मांझी मुख्य मार्ग पर एक कंटेनर में गोवंशीय पशुओं को भरकर ले जाया जा रहा है। एक टीम का गठन किया गया।
टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पिठोरिया थाना क्षेत्र में नाकेबंदी की। पुलिस को आता देख कंटेनर का चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें 29 भैंसें पाई गई, जिन्हें बहुत ही अमानवीय तरीके से ठोस कर भरा गया था। मवेशियों के लिए खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं था। पुलिस ने तुरंत कंटेनर को जब्त कर लिया। इस कंटेनर की जांच करने पर पुलिस को 31 बैन मिले, जिन्हें बेहद क्रूरता से भरा गया था। पुलिस ने दोनों कंटेनर और उनमें भरे सभी 60 मवेशियों को जब्त कर लिया है। 3 अक्टूबर को 3 राज्यों के कुर्मी जमशेदपुर में जुटेंगे। एसटी दर्जे की मांग होगी तेज। कुर्मी समाज ने एसटी दर्जे को लेकर आंदोलन तेज करने के लिए 3 अक्टूबर को जमशेदपुर में बड़ी रैली करने का निर्णय लिया है। इसमें झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समुदाय शामिल होंगे। सोमवार को कुर्मी नेता शशांक शेखर महतो, अजीत महतो, केंद्रीय सचिव जयराम महतो, छोटेलाल महतो, विकास महतो और लालेश्वर महतो ने प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए कि जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट सकती है तो फिर झारखंड में कुर्मी को एसटी में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है। कुर्मी नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जानबूझकर कुर्मियों को ठगने का काम कर रही है। राज्य के राजनीतिक पार्टियों ने कुर्मियों की मांग का समर्थन नहीं किया है। कुर्मी नेताओं ने कहा कि पुरुलिया में आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन ने कई कुर्मी नेताओं को जेल भेज दिया है। आंदोलन कर रहे लोगों पर कार्यवाही की गई है। कुर्मी समाज ने कहा कि सरकार और संस्थाएं जानबूझकर कुर्मियों के आदिवासी दर्जे पर पर्दा डाल रही है। डीएनए टेस्ट में कुर्मी होने का साक्ष्य मिलता है और कुड़माली भाषा जनजातीय भाषा है। वोट बैंक की राजनीति में कुर्मियों को बांटने और उनकी पहचान मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। लातेहार में करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत। बोदी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरमरी गांव में करंट की चपेट में आने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल बजरामरी गांव निवासी विनय उरांव अपने घर के छत पर बोदी तोड़ रहा था। बोदी के पास बिजली का तार था। अचानक विनय उरांव बिजली के तार के संपर्क में आ गया और छटपटाने लगा। विनय को इस प्रकार छटपटाता देखकर पास में ही खड़े चचेरे भाई प्रकाश उरांव दौड़कर उसके पास आया, लेकिन वो भी विनय के साथ करंट की चपेट में आ गया और देखते ही देखते दोनों भाई बेहोश होकर छत पर गिर गए। इधर युवकों को छत पर छटपटाता देखकर लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। युवक के परिजन और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। युवकों की मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि छत पर खुला तार था, उसी की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, नोटिस जारी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट नंबर बनाया गया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि इस अकाउंट से सावधान रहे। बताया गया कि जालसाज व्यक्ति के द्वारा नंबर के माध्यम से उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि आम जनता को आगाह किया जाता है कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी डिटेल व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं मांगा जाता है और ऐसी जानकारी साझा करने से ऑनलाइन फ्रॉड अथवा फर्जी तरीके से बैंक खाते से पैसे की निकासी की संभावना हो सकती है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास उपर्युक्त नंबर के माध्यम से मैसेज अथवा कॉल प्राप्त होता है तो उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से बचे। कांग्रेस ने अपने ही नेता को किया शोकॉज, 2 दिन में मांगा जवाब। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि पासवान ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से मंत्री दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री दलित समाज की उपेक्षा करती हैं और दलित समाज से जुड़े मामलों में सक्रिय नहीं रहती। कांग्रेस कमेटी ने इसे गैर जिम्मेदाराना और पार्टी की मर्यादा के खिलाफ बताया है। प्रदेश प्रभारी अभिलाष साहू ने पासवान से 2 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि बिना साक्ष्य और उचित परिस्थिति के इस तरह का बयान पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। नोटिस की प्रति सीडब्ल्यूसी सदस्य के राजू और एआईसीसी सचिव डॉक्टर गिरिशेला प्रसाद को भी भेजी गई है। हजारीबाग में जीएसटी को लेकर जश्न का माहौल। सांसद से लेकर स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का जताया आभार। जीएसटी में कटौती के बाद हजारीबाग में उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के पहले दिन ही जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है।
स्थानीय लोगों ने भी इस सुधार का स्वागत किया है। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसकी अगुवाई सांसद मनीष जायसवाल ने की। दूसरी ओर हजारीबाग में स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का अभियान शुरू किया गया। बीजेपी नेता मनीष जायसवाल ने इसकी अगुवाई की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता उनके साथ सड़क पर दिखी। सांसद मनीष जायसवाल ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वह स्वदेशी सामान बेचे और उपभोक्ता स्वदेशी सामान ही खरीदे। हजारीबाग में स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा बुलंद हो रहा है। आम जनता से लेकर व्यापारी स्वदेशी सामान अपने की मांग कर रहे हैं। रांची में 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजित पहले दिन झारखंड का दबदबा, जीते 16 पदक। राजधानी रांची के मुरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जारी 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए। इन पदकों में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। इस प्रदर्शन के साथ झारखंड ने प्रतियोगिता के उद्घाटन दिन ही अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित इस प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के कुल 10 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी शामिल हैं। इन राज्यों से कुल 621 एथलीट मैदान में उतरे हैं। पहले दिन का प्रदर्शन झारखंड के लिए उम्मीदों से भरा रहा है। यदि इसी लय को बनाए रखा गया तो प्रतियोगिता के अंत तक झारखंड पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रह सकता है। खिलाड़ियों के जज्बे और कोचों की मेहनत ने यह साफ कर दिया है कि राज्य अब एथलेटिक्स में मजबूत पहचान बनाने की राह पर है। स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले के आरोप पर गरमाई राजनीति, झामुमो, कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान। भारतीय जनता पार्टी ने 21 सितंबर को राज्य के 11 जिलों में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के संरक्षण में टेंडर घोटाला का आरोप लगाया था। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने संवाददाता सम्मेलन कर इस टेंडर घोटाले में तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया था। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी मिली है और ये 11 जिलों का मामला है। सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जिन आपूर्तिकर्ता का जिक्र गलत तरीके से टेंडर लेने में आया है वे सभी पुराने आपूर्तिकर्ता हैं और 08 से 10 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में आपूर्ति करते रहे हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि जो भी टेंडर होते हैं वो जैम पोर्टल एक ओपन पोर्टल है और कोई भी व्यक्ति गलत प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति जता सकता है। सिविल सर्जन ने कहा कि जैम पोर्टल खुद भी गड़बड़ी या अनियमितता की जानकारी देती है, इसके बावजूद वो अपने स्तर या स्टेट लेवल पर जांच के लिए कहेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया हो उसके नेताओं को तो घपला घोटाला पर बोलने का हक नहीं है। राकेश सिन्हा ने कहा कि दरअसल भाजपा वोट की राजनीति में हार चुकी है, ऐसे में हताशा में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। रांची एसएसपी ने कहा गलत कार्य व अवैध गतिविधि में शामिल थानेदार पर होगी कार्रवाई। रांची जिले के एसएसपी राकेश रंजन ने सोमवार को जिले के सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग की। इस बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए और सख्त चेतावनी दी कि जो भी पुलिसकर्मी गलत कार्यों या अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। इसके अलावा एसएसपी ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने थानेदारों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाएं, जिससे आम जनता को जाम और अन्य परेशानियों से राहत मिल सके। बैठक में सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। एसएसपी राकेश रंजन ने यह संदेश दिया है कि पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झामुमो की दावेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग। बिहार में झामुमो का प्रादेशिक संगठन नहीं है। प्रभाव वाले कुछ जिलों में जिला अध्यक्ष और बिहार से कुछ नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। बिहार से झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पटवारी हांसदा उर्फ बाबा ने मुख्यमंत्री सह पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को एक पत्र सौंपा है। उसमें उन्होंने 14 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र करते हुए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। बाबा ने जिन विधानसभा क्षेत्रों से झामुमो को चुनाव लड़ने का आग्रह किया है उनमें दमदहा,
डोहा, कोढ़ा, पूर्णिया सदर, प्राणपुर, मनिहारी, बहादुरगंज, रानीगंज, पिरपैठी, कटोरिया, बांका, चकाई, तारापुर, बिहारीगंज और छातापुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहां मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की घोषणा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दुर्गा पूजा समाप्त होते होते किसी भी समय बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर बिहार में इंडिया और एनडीए गठबंधन के दल चुनाव प्रचार में लगे हैं, चुनावी बयार को धार देने में जुटे हैं। इनमें भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस समेत अन्य छोटी छोटी पार्टियां भी शामिल है। इसे देखते हुए अब उम्मीद की जा रही है कि दशहरा के बाद किसी भी समय इंडिया और एनडीए गठबंधन अपनी अपनी सीटों का बंटवारा और प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। इस लिहाज से झामुमो भी अपनी दावेदारी को बल देने में जुट गया है। मालूम हो कि झारखंड से भी झामुमो के कई नेताओं ने 12-14 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर चुके हैं। तंबाकू उत्पाद की दुकान लगाने पर 200 रुपए तक लगेगा जुर्माना। राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के तहत स्कूलों में अब तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। सभी फ्लोर पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश है। इसके अलावा स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया गया है। इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, जनप्रतिनिधि और अभिभावकों को रखने का सुझाव दिया गया है। क्लास 9वीं से 12वीं के बीच के एक छात्र को टोबैको मॉनिटर बनाने का आदेश दिया गया है। जारी आदेश में सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे स्कूलों से 100 गज की दूरी पर पीली लाइन से मार्किंग कराएं। इसके अंदर किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएं। अगर कोई इसके अंदर दुकान लगाता है तो ऐसे दुकानदार को हटाने के लिए शिक्षक थाना में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी नहीं मानने पर प्रधानाचार्य संबंधित दुकान से 200 रुपए जुर्माना वसूल सकते हैं। स्कूल में ही कार्यरत कोई कर्मी अगर तंबाकू का सेवन करता है तो ऐसे लोगों से भी 200 रुपए जुर्माना वसूला जा सकता है। हाईकोर्ट ने रिम्स से मेडिकल वेस्ट को कचरे में मिलाए जाने पर की गई कार्रवाई की मांगी जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाए जाने पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने रिम्स के शपथ पत्र देखने के बाद नाराजगी जताई और कहा कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि बायोमेडिकल वेस्ट को आम कचरा में मिलाने के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई क्या की गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से बताया गया कि संबंधित कर्मचारी और अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने इसे अपर्याप्त मानते हुए रिम्स प्रशासन को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट तरीके से यह बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाया गया तथा दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों से भी निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन नियमानुसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा न हो। सरस आजीविका मेले में झारखंड की महिलाओं की गूंज, 25 लाख से अधिक का कारोबार। राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 5 से 22 सितंबर तक आयोजित सरस आजीविका मेले में झारखंड की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी मेहनत और हुनर से खास पहचान बनाई। पलाश और आदिवा ब्रांड के 7 स्टॉलों के माध्यम से 25 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ट्वीट कर महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। पलाश ब्रांड के खाद्य उत्पादों में रागी लड्डू, शुद्ध शहद, काले गेहूं का आटा और अरहर दाल तथा गैर खाद्य उत्पादों में साबुन और लेमन ग्रास ऑयल दिल्ली वासियों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे। ये बिक्री झारखंड की ग्रामीण महिलाओं की मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी गई। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मेले का दौरा कर महिलाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की कला और उत्पादों को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देना सरकार की प्राथमिकता है और हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस आयोजन में झारखंड की पत्रकार दीदी सुनीता ने भी विशेष भूमिका निभाई। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आमंत्रित किया था। उन्होंने पूरे मेले की रिपोर्टिंग कर सोशल मीडिया पर सामग्री तैयार की और विभिन्न राज्यों की महिलाओं की कहानियां साझा की। उनकी इस पहल ने साबित किया कि ग्रामीण महिलाएं अब मीडिया और संवाद के क्षेत्र में भी अपनी अहम उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अवैध कोल खनन को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन, देवेंद्र नाथ महतो ने दिया कड़ा संदेश। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड स्थित गोंदलपुरा कोल ब्लॉक में अवैध खनन को लेकर रैयत ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले में जेएलकेएम केंद्र के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में विजय कुमार साहू, विनय कुमार, वैद्यनाथ राय, मुजीबुर रहमान अंसारी, कमलेश कुमार सिंह और अरुण कुमार भी शामिल थे। ज्ञापन सौंपते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में 40% खनिज संपदा होने के बावजूद ग्राम सभा और स्थानीय रैयतों की सहमति के बिना खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ कहा, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी झारखंड को बपौती ना समझे, अन्यथा राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
पूंजीपतियों की मनमानी के कारण झारखंडी मूलवासी पलायन के लिए मजबूर हैं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवेंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल से मांग की कि गोंदलपुरा क्षेत्र बहुफसली उपजाऊ और घने जंगलों वाला क्षेत्र है, जहां हाथी समेत अन्य वन्य जीवों का जीवन प्रभावित होगा। ऐसे में ग्राम सभा की सहमति के बिना अवैध खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि वह ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों को राज्य और केंद्र सरकार को लिखित रूप में अवगत कराएंगे और समाधान के प्रयास सुनिश्चित करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।